ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म आज डिस्कस करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फ्रॉम सत्यानारायणा बायोकेमिस्ट्री. और ग्लाइकोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये आपकी बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज है, और जब कभी आपकी बॉडी में इनफ ग्लूकोज नहीं होता तो ग्लाइकोजन को आप यूज करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट नंबर 1 हाउ ग्लाइकोजन इज फॉर्म्ड, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस, एंड नंबर 2 हाउ ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन, जिसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन टूटता कैसे है. सो ग्लाइकोजन इज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स एंड इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट इज इन प्लांट्स. जैसे प्लांट्स में स्टार्च स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लूकोज का, ऐसे एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी, ऑब्वियसली वी आर एनिमल्स एज वेल, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ओके, एंड लार्जली इट इज प्रेजेंट इन लिवर एंड मसल. सो मेजर प्रोपोर्शन जो है दैट इज प्रेजेंट इन द लिवर, लेकिन चूंकि मसल बॉडी में पूरे ओवरऑल ज्यादा होते हैं, सो ऐसा लगता है कि शायद मसल में ग्लाइकोजन सबसे ज्यादा है, बिकॉज लिवर से ज्यादा मास है हमारे मसल्स का. सो ड्यू टू मोर मसल मास द क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन इन द मसल इज अबाउट 3 times as that of the liver, because liver is a smaller organ as compared to the muscle. So 75 grams in muscles and 250 grams in 75 grams in liver and 250 grams in muscles. Although capacity जो है वो liver की, अगर आप परसेंटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है. Glycogen is stored as granules in the cytoplasm, where most of the enzymes of glycogen synthesis as well as breakdown are present. मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में हम 2 बातें करेंगे कि नंबर 1 how is glycogen synthesized and number 2 how it is broken down. And most of the enzymes for glycogen handling, चाहे वो synthesis हो या breakdown हो, they are present inside the cytoplasm. ओके, काम क्या है ग्लाइकोजन का, मैंने आपको बताया द स्टोरेज फॉर्म है ये ग्लूकोज का. द प्राइम फंक्शन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन is to maintain blood glucose level. That's a very important point. देखिए, there are periods of fasting when you do not eat anything. ये जो पीरियड होते हैं फास्टिंग टाइम, उसमें ऑब्वियसली आपको बॉडी को एक सटल लेवल ऑफ ग्लूकोज लाजमी चाहिए, बिकॉज आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ देयर एनर्जी. ब्रेन की एग्जाम्पल आप ले लीजिए. सो वी नीड अ सटल concentration of glucose in the body. और अगर आप खा नहीं रहे फास्टिंग पीरियड में, तो लिवर का काम है उस ग्लूकोज को मेंटेन करना. लिवर ग्लाइकोजन स्टोर्स इंक्रीज इन अ वेल फेड स्टेट. जब ठीक ठाक खाया हुआ होता है तो वो लिवर में जाके जमा होता रहता है, और दे आर डिप्लीटेड during fasting. And this particularly, perfectly makes sense कि जब आप ज़्यादा खाएंगे तो लिवर में ग्लाइकोजन जमा हो जाएगा, जब नहीं खाएंगे तो ग्लाइकोजन स्टोर्स यूज होंगे. ये तो था लिवर ग्लाइकोजन. अच्छा, जो मसल ग्लाइकोजन है, इट सर्व एज फ्यूल रिजर्व फॉर सप्लाई ऑफ ADP ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो व्हेन योर मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड एट दैट टाइम द मसल ग्लाइकोजन आर यूज्ड टू प्रोवाइड ATP. And why glycogen stores are actually used as fuel reserves? Why not fat, for example? Fat is not preferred as a reserve. उसका रीजन ये है कि glycogen can be rapidly mobilized. Fat की metabolism में time लगता है. Glycogen can generate energy even in the absence of oxygen, because glycogen can break down into glucose, and glucose can undergo anaerobic sort of respiration. So there is metabolism even if oxygen is not around. ब्रेन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन ग्लूकोज, जो कि ग्लाइकोजन से ही बनता है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है कि वाई ग्लाइकोजन इन योर बॉडी इज स्टोर्ड एज अ फ्यूल रिजर्व, नॉट द फैट. On the other hand, the fat mobilization is slow, it needs oxygen, and it cannot produce glucose, which is definitely required by the brain. So, if you have to store something, you would store something जो आपकी body के fasting के वक्त जो situation है उसको cover करे, and glycogen is perfect for that. Okay. Now glycogenesis, glycogen बनता कैसे है? If you ask me, this is the most easy topic in the whole carbohydrate metabolism. अगर आप मुझसे पूछें ग्लाइकोजन कैसे बनता है, भाई ग्लाइकोजन ऐसे बनता है, ग्लूकोज जमा ग्लूकोज प्लस का साइन ही बना देता हूँ, प्लस ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज मिल गया तो ये बन गया ग्लाइकोजन. दैट्स इट. अब जाहिर है निटी ग्रिटी डिटेल्स आपको याद रखनी है, एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का बनना, एंड इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. इट रिक्वायर्स अ फ्यू थिंग्स, ऑब्वियसली ATP एंड UTP, और ग्लूकोज तो ऑब्वियसली चाहिए क्योंकि ग्लूकोज ही का ये पॉलीमर है. पहला स्टेप है सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज. द एंजाइम यूज्ड फॉर दिस इज हेक्सोकाइनेस इन द मसल एंड ग्लूकोकाइनेस इन द लिवर.
द जॉब इज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, याद आ रहा है ग्लाइकोलिसिस की तरह. एंड देन देयर इज फॉस्फोग्लूकोम्यूरेज व्हिच कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. और फिर यूरिनिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज UDPG is synthesized from glucose 1 phosphate and UTP by UDP glucose phosphorylase. अब ये sequence of enzymes और events आपने obviously याद रखने हैं, मेटाबॉलिज्म की ब्यूटी है, but you need to have the overall picture कि हो क्या रहा है. ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ATP यूज हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट म्यूटेट होकर बन गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. इनका स्ट्रक्चर सेम है, कोई कंपाउंड यूज नहीं हुआ, बट देयर इज अ म्यूटेशन ऑफ फॉस्फोरस ग्रुप फ्रॉम कार्बन नंबर 6 टू कार्बन नंबर 1 नाउ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. इसीलिए एंजाइम का नाम है म्यूटेज. ठीक है. अब ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है यूडीपी ग्लूकोज, तो ये काइंड ऑफ एक्टिव कंपाउंड है. और अब ये यूडीपी ग्लूकोज जाकर के इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. ये ब्लैक देख रहे हैं, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हेक्सागोनल रिंग, C6 कार्बन 6. तो कार्बन 6 ये जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में. सो यूडीपी ग्लूकोज बनता है फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय द एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज एंड हियर यूटीपी इज यूज. सो इसलिए मैंने स्टार्ट में बताई थी ये बात कि इस पूरे रिएक्शन में वी यूज ATP एज वेल एज UTP. ओके, एंजाइम्स के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. अब एक दफ़ा जब ये UDP ग्लूकोज बन जाता है, देन there is a primer glycogen and this is required. Okay, so requirement of a primer to initiate glycogenesis. A small fragment of pre-existing glycogen पहले से बॉडी में जो है. अब आप ये मत पूछना यार पहला ग्लाइकोजन कैसे बना था, पहले अंडा आया या मुर्गी. So you need a glycogen primer जिसके ऊपर जाके फर्दर ग्लूकोज ऐड होते रहते हैं. So 3 है तो एक और ऐड हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा, इस तरह. It is recently found that the absence of glycogen primer, a specific protein namely glycogenin, can accept the glucose as well and form glycogen. So there are alternates in the body. The hydroxyl group of the amino acid tyrosine of the glycogenin is the site at which the initial. So या तो glycogen primer हो या फिर ये प्रोटीन आपकी बॉडी में हो तो you can make the glycogen. And it happens by the enzyme which is known as glycogen synthase. आसान नाम है ना याद रखने के लिए, ग्लाइकोजन बना रहा है तो ग्लाइकोजन सिंथेज. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस बिटवीन द ग्लूकोज. ये देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल, तो ये फर्दर ऐड हो गया तो कितना सारा ग्लूकोज जमा हो गया. एंड दैट्स हाउ यू मेक long chains of glucose polymer which is known as glycogen, and they have 1,4 glycosidic linkages. Now formation of branches in glycogen. So ये straight chain नहीं है, सिर्फ glycogen ऐसे branch भी होता है. So straight chain जब बनता है तो then there are other enzymes involved and glycogen synthase can catalyze the synthesis of linear unbranched molecule. Linear unbranched molecule, that's the job of glycogen synthase. Glycogen however is a branched tree-like structure. The formation of branches is brought about by the action of branching enzyme which is known as glucosyl alpha 4 6 transferase. So ये क्या करता है कि chains में branching positions पर glucose को incorporate करता है. So that's how you get branches. Okay, this enzyme transfer a small fragment of 5 to 8 glucose residues from non-reducing end of the glycogen chain to another, and there the bondages are alpha 1 6. So straight chain जब बनती है that is 1,4 glycosidic bond, और branches में it is 1,6 glycosidic bond. Remember these are all important stuff. Okay, and this is then glycogen formed. So this whole reaction described in here is starting from glucose. If you have plenty of glucose, the body stores it in the form of glycogen, and now you know the machinery is used. So you n number of glucose ये primer है, this is the primer which is pre-existing. इस pre-existing primer पे glucose add हो जाएगा, ATP use होगा, UDP भी use होगा, and then you get long chains of glucose polymer which is known as glycogen. Okay, now one of the two ATP utilized, one is required for phosphorylation of glucose while the other is needed for conversion of UDP to UTP. तो 2 ATP molecule use हो रहे हैं, basically ये point है. So glycogen बनने की बात समझ में आ गई. Important points बताए. Single chain जो बन रही है 1,4 glycosidic bond, branching जो हो रही है 1,6 glycosidic bonds, enzymes के नाम all important. अब ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन कैसे होता है? अच्छा, ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन सिंपल रिवर्स प्रोसेस नहीं है, जो जैसे हम पढ़ते थे ना कि ग्लाइकोलिसिस में होता था कि यार ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, यही रिवर्स गेम चला दो तो पायरुवेट से ग्लूकोज बन जाता है विद सम बाईपास रिएक्शंस जो कि इरिवर्सिबल थे. डिग्रेडेशन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन उस वक्त होगी जब आप फास्टिंग कंडीशन में होंगे.
और ये लिवर में होगी, मसल में भी हो सकती है, बिकॉज दीज आर द टू प्लेसेस जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है. द पाथवेज फॉर सिंथेसिस एंड डेग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन आर नॉट रिवर्सिबल. यानी ऐसा नहीं है कि सिंपली यहाँ से ये ग्लाइकोजन जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें, ये पाथवे रिवर्स नहीं चलता. इसका कोई और मैकेनिज्म है ब्रेकेज का, ठीक है, तो वो ब्रेकेज का मैकेनिज्म अभी हमने स्टडी करना है. ग्लाइकोजन इज डेग्रेडेड बाय ब्रेकिंग अल्फा 1,4 एज वेल एज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइरिक बॉन्ड्स, एंड दिस परफेक्टली शुड मेक सेंस टू यू, बिकॉज कौन कौन से बॉन्ड्स बने थे ग्लाइकोजन जब हम बना रहे थे. देयर वाज अ लीनियर चेन, अल्फा 1,4 बॉन्ड, तो ये भी तोड़ने होंगे और अल्फा 1,6 भी तोड़ने होंगे. रीजन क्या है? क्योंकि अब आपको ये निकालना है ना, यू हैव टू टेक दिस ग्लूकोज आउट. तो जब ग्लूकोज निकालना है तो सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे. और पहला स्टेप है एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. The alpha 1,4 glycosaric bonds are cleaved sequentially by the enzyme glycogen phosphorylase to yield glucose 1-phosphate, and this process is known as phosphorylases. Phosphorylases continues until 4 glucose residues remain on either side of the branching point. So if this is a starting point, it gives off branches, you know, so this is the branching point. इसके इधर भी 4 रेजिड्यूज 1 2 3 and 4, इसके इधर भी 4 रेजिड्यूज 1 2 3 and 4. ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाता है एट वन पॉइंट. ओके, नाउ ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम है लिमिडेक्स्ट्रिन. सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जब आप ग्लाइकोजिन के मॉलिक्यूल को तोड़ना शुरू करते हैं, इधर तोड़ेगा बॉन्डेज, एंड दैट्स द एंजाइम which is phosphorylase, which is used for breaking glycogen bonds. Ultimately this structure is produced, which is known as limit-dextrin. Okay, अब ये जो limit-dextrin है इस पर debranching enzyme काम करेगा. The branches of the glycogen are then cleaved by 2 enzymes on a single polypeptide called the debranching enzymes. Hence, it is bifunctional enzyme. So basically, ये branches को देखें, आप इस diagram को देखें, it is working on here, removing off the branches. तो यहाँ से इसको तोड़ रहा है, and you are getting kind of a single linear molecule. Okay. Now the glycosyl 4,4 transferase activity removes the fragment of 3 to 4 glucose residues. So this enzyme then further works phosphorylase, and then ultimately from all, ये है क्या? ये पूरा ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज, ये पिंक भी ग्लूकोज है. That was just to show you the branching वाला ग्लूकोज. ये सारे ग्लूकोज आखिर में अलग होते हैं in the form of glucose 1-phosphate, and then glucose 1-phosphate is mutated to glucose 6-phosphate, which is then converted into glucose. And this glucose 6-phosphate can also pool into glycolysis. So ये जो सारे steps हैं, इसके different set of enzymes हैं. These are different enzymes and they work in a different manner. It is not merely the opposite reaction of glycogen synthesis. It's a separate set of enzymes that we have. Okay, right. So as a result of ये सारा discussion आप पढ़ सकते हैं. At the end you get glucose 6-phosphate, glucose 1-phosphate से glucose 6-phosphate बनेगा, 6-phosphate से glucose बन जाएगा. Okay. Now, degradation of glycogen by lysosomal acid maltase. Acid maltase, जिसका दूसरा नाम है alpha 1,4 glycoside. 1,4 से पता लगता कुछ? This will break down glycogen. Is a lysosomal enzyme, and this enzyme continuously degrades small quantities of glycogen. The significance of this pathway is not very clear, but this continuously happens in the cell. However, it has been observed that the deficiency of the lysosomal enzyme 1,4 glucosidase result in glycogen accumulation. So that is kind of an important one for your body, right? What else do we need to understand about glycogen metabolism? Regulation. अच्छा, ये आसान है. देखो, इसको आप अगर समझना हो ना, मोटी मोटी बात ये है कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी, विच मीन्स कि आपने काफ़ी सारा ग्लूकोज खाया हुआ है, तो ऑब्वियसली ग्लाइकोजन बनेगा. लेकिन अगर आप फास्टिंग कंडीशन में हैं तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा और ग्लूकोज बनेगा. सो मोटी मोटी बात तो ये है, ठीक है. लेकिन हमको थोड़ी सी डिटेल में कोऑर्डिनेशन पढ़नी है. अ गुड कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इट्स डेग्रेडेशन आर एसेंशियल टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन द बॉडी. ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन का बनना, एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना, दे आर रेस्पेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज, जो कि बनाएगा ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. सो इफ यू लुक एट the first step of glycogen breakdown, this is the enzyme glycogen phosphorylase, and obviously glycogen synthesis mein you need glycogen synthase, which is what you need to make the glycogen synthase. So ye dono enzyme key enzymes hain for controlling the metabolism of glycogen. Okay, ये इन दोनों का बेसिकली कंट्रोल है सारा. और ये कैसे कंट्रोल होते हैं? बाय एलोस्टेरिक रेगुलेशन, बाय हार्मोन्स इन योर बॉडी, ऑल्सो कैल्शियम इन्फ्लुएंस देम. और थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं. एलोस्टेरिक रेगुलेशन में क्या याद रखना है? देयर आर सर्टेन मेटाबोलाइट्स दैट एलोस्टेरिकली रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज.
तो पहले तो ये दो एंजाइम आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि दीज आर द की एंजाइम्स, इन्हीं का मेटाबॉलिज्म एक्चुअली रेगुलेट होगा अब एलोस्टेरिकली कि ये एंजाइम है और इस पर आकर के कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड आएगा और बोलेगा भाई तू एक्टिवेट हो जा। अब अगर ये ग्लाइकोजन सिंथेज है तो ग्लाइकोजन बनना शुरू हो जाएगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। द कंट्रोल इज कैरिड आउट इन सच अ वे दैट ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज इंक्रीज्ड व्हेन सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी are high. Substrate availability क्या है? Substrate in this case is the glucose. When glucose is high, you get more glycogen. On the other hand, glycogen breakdown will happen when there is less glucose in the body. In a well-fed state, for example, there is activation of glycogen synthase. बहुत खाना खाया हुआ है, glycogen synthase, because glucose 6-phosphate ज़्यादा होता है, ये allosterically इसको एक्टिवेट कर देता है। Easy है ना, आसान चीज़ें हैं यार ये। और फ्री ग्लूकोज जो है वो इनिबिट करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को, एंड इट शुड मेक सेंस बिकॉज अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री ग्लूकोज है तो ग्लाइकोजन बनना चाहिए या ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होना चाहिए? ग्लाइकोजन बनना चाहिए, तो ग्लाइकोजन बनने वाले एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे और ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होने वाले एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इतनी सी बात है। अच्छा, कौन कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं? द हार्मोन थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन ब्रिंग अबाउट द कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, नेमली द फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन टू एक्टिवेट और इनएक्टिवेट। एक्टिवेट एंजाइम दो ही हैं यार, देयर इज ग्लाइकोजन सिंथेज, दिस इज वन एंजाइम, एंड द अदर वन इज फॉस्फोराइलेज। तो जब ये एक्टिवेट होगा फॉस्फोराइलेज तो ब्रेक डाउन होगा, सिंथेज एक्टिवेट होगा तो सिंथेसिस होगी। और मोटी मोटी पिक्चर मैंने आपको बता दी है। अगर बॉडी में ठीक ठाक खाया पिया हुआ है, ग्लूकोज ज्यादा होगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंक्रीज होगी और ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिवेट होगा। ओके, साइक्लिक एएमपी का मेजर रोल है। हार्मोन्स लाइक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागॉन, they activate adenylate cyclase and increase the levels of cyclic AMP. The enzyme phosphodiesterase break down cyclic AMP. The hormone insulin increases the phosphodiesterase activity in the liver and lowers the cyclic AMP level. So, her enzyme is here in context working with the cyclic AMP and phosphorylation and dephosphorylation. अब देखें जरा कैसे। Glycogenesis is regulated by glycogen synthase. ये बात अब हमको पता है कि if you have more glycogen synthase, it means more glycogen synthesis. This enzyme exists in two forms, glycogen synthase A, which is not phosphorylated and most active, और दूसरा B है which is phosphorylated and inactive. Glycogen synthase A यानी कि activated form can be converted to B by phosphorylation. तो अगर आप A जो कि एक्टिव फॉर्म है ग्लाइकोजन सिंथेज का, उसको आप फॉस्फोराइलेट कर दें तो अब ये इनएक्टिव हो जाएगा। Okay, and the degree of phosphorylation is proportional to the inactive state of the enzyme. The process of phosphorylation is catalyzed by cyclic AMP dependent protein kinase. The protein kinase phosphorylate and inactivate glycogen synthase. So whenever cyclic AMP is high, this protein kinase is working more. It is phosphorylating the active glycogen synthase और उसको inactive कर रहा है। तो सादा जबान में ज्यादा साइक्लिक एएमपी मतलब लेस ग्लाइकोजन सिंथेज मतलब लेस ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ओके, तो ये जुमला अगर आपने याद कर लिया आपको सारी बात समझ में आ गई। एंड द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन डेग्रेडेशन बाय साइक्लिक एएमपी, द हार्मोन लाइक एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन ब्रिंग अबाउट ग्लाइकोजिनोलाइसिस बाय देयर एक्शन ऑन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जो कि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का एंजाइम है, एंड दैट आल्सो हैपेंस थ्रू साइक्लिक एएमपी. Glycogen phosphorylase also exists in two forms, active and inactive, and cyclic AMP formed during the hormonal stimulus such as by epinephrine, such as by glucagon, activate the cyclic AMP dependent protein kinase. This active protein kinase phosphorylate the inactive form of glycogen phosphorylase to activate it. Beautiful. यही phosphorylation glycogen synthase को inactive कर रही थी लेकिन glycogen phosphorylase को active कर रही है. So more cyclic AMP मतलब more glycogen breakdown. You getting my point? So these enzymes for glucagon and epinephrine, they activate cyclic AMP production, more cyclic AMP, and when you have more cyclic AMP, you have breakdown of glycogen because it inactivates glycogen synthase and उसको ये active से inactive में convert कर देता है. Beautiful discussion here, guys. इस ये जो 1-2 मिनट की क्लिप है ना, इसको रिपीट करके सुनोगे तो बात समझ में आएगी. Okay, right. Effect of calcium क्या है जनाब on glycogenolysis? When the muscle contracts, calcium ions are released from the sarcoplasmic reticulum and calcium binds to calmodulin, calcium modulating protein जो कि होती है, and directly activates the phosphorylase kinase without involvement of the cyclic AMP. And once this is activated, then glycogenolysis is initiated because phosphorylase kinase active हो गया ना. The overall effect is elevated glucagon or epinephrine level increases glycogen degradation, whereas elevated insulin increases
इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस। सो बहुत ही ज़बरदस्त ये दोनों डायग्राम्स हैं, ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम। इस डायग्राम को भी देख लेते हैं कि वी हैव ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन एक्टिवेट द एनिलाइलेट साइक्लेज एंड मोर साइक्लिक AMP इज प्रोड्यूस, एंड दिस साइक्लिक AMP एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेसिस को, और ये जो प्रोटीन काइनेसिस हैं ये फॉस्फो जो ब्रेकडाउन वाला एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज उसको एक्टिवेट कर देंगे। सो वंस दिस इज एक्टिवेटेड देयर इज मोर एंड मोर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ओके, सो साइक्लिक AMP बढ़ेगा तो ज़्यादा ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी और ग्लाइकोजेनेसिस इनहिबिट होगी। सो दैट्स द बॉटम लाइन। अब अगर आपको पूरा मेरे आपने हार्मोन्स के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो आपको पता है कौन से हार्मोन से साइक्लिक AMP पे क्या इफेक्ट आता है, राइट? सो that's all about the glycogen metabolism. I hope you are enjoying the metabolism series. आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।